नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु तिवारी अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एक विशेष सेशन के लिए उपस्थित हुए हैं वो एक ऐसा सेशन है या यूं कह लीजिए कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उनका एक कन्फेशन है जहां पे वो कह रहे हैं हाँ हम इस युद्ध से पैसा कमा रहे हैं। कौन सा युद्ध है और आखिर में युद्धों की जो इकोनॉमी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये एक वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि एक तरफ जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि हम न चाहते हुए भी क्या कर रहे हैं बेटा, तो हम न चाहते हुए भी हम तेल को जो खरीदने की बातें हैं, जो और सारी बातें हैं, वो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन इस युद्ध से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। और प्रॉफिट थोड़ा मोड़ा नहीं, एक बेहतर लेवल का प्रॉफिट कमा रहे हैं इस युद्ध से। अब इस युद्ध से प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं, तो देखिए, दुनिया में अगर आप खाना बनाते हैं, यानी आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो आप क्या चाहेंगे, सबके पेट बेहतर हो, सभी लोगों को भूख लगे तेजी से और सभी लोग आए मेरे पास और मेरे रेस्टोरेंट अच्छे से चले। ठीक, और वहीं अमेरिकी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर इकोनॉमी है। तो आप देखेंगे कि दुनिया में जब भी युद्ध हुए हैं वहां पे जो जितने भी हथियार हैं वो कहां से आए, तो वो आए अमेरिका से। वो आए कहां से, अमेरिका से। अमेरिका अगर आप देखें तो एक ऐसा देश है जो कि सदैव इस बात के लिए चिंतित रहता है कि दुनिया में कभी युद्ध न रुके। अब देखिए, वो चाहे सीधे हस्तक्षेप करके या फिर किसी अन्य के माध्यम से, जैसे अगर आप देखें तो चाहे वो यूएसएसआर के समय पर अलग अलग देशों में सैन्य हस्तक्षेप हो, चाहे वो उसके बाद में मिडिल ईस्ट में, चाहे वो अन्य जगहों पर। अब सोचिए कि जितने आतंकी संगठन हैं उनके पास एडवांस वेपन आ कहां से रहे हैं, उनके पास ये सिस्टम आ कहां से रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि उनके पास ये सिस्टम पहुंचाने में अमेरिका का बड़ा हाथ है। अमेरिका का बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका को देखिए तो वो दुनिया का 42.7 यानी लगभग आधी जो आर्म एक्सपोर्ट है वो अमेरिका करता है। ठीक है, अमेरिका के बाद फ्रांस, रसिया, चाइना, जर्मनी, इटली, यूके, इजराइल, स्पेन, साउथ कोरिया, और आप देखेंगे जो अदर्स में भारत आता है, यानी अदर्स सब मिला के 11.9% है, उसमें आता है कौन, भारत। तो अगर जो हथियार प्रोड्यूस करेगा वो तो चाहेगा कि लड़ाई हो ना, वो तो कभी ये नहीं चाहेगा कि लड़ाई ना हो। अब क्या इन्होंने कहा कि एक तरफ तो इन्होंने वॉर शुरू कराया, कैसे, इन्होंने चढ़ाया किसको, यूक्रेन को क्या चढ़ाया कि देखिए आप क्या हैं, एकदम रशिया के बॉर्डर पे हैं, और रशिया क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, आपके टेरिटरी को अपना रहा है। आप देखेंगे कि क्राइमिया के क्षेत्र को लेकर के ये चीजें एक बार पहले 2018 में हो चुकी थी। तो उसको लेकर के अमेरिका ने यूक्रेन को कहा तुम युद्ध लड़ लो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम युद्ध लड़ लो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूक्रेन चढ़ गया, यूक्रेन ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब यूक्रेन ने युद्ध प्रारंभ किया तो अब इन्होंने कहा कि देखिए हम ही नहीं, देखिए आप जो बात थी वो ये था कि हम आपको नाटो की सदस्यता दे देंगे, और अगर आप नाटो की सदस्यता ले लेंगे तो नाटो के आर्टिकल 5 के तहत किसी एक देश पर अटैक सभी देशों पर अटैक माना जाएगा। तो जब किसी एक देश पे अटैक
तो इसको लेकर के यूक्रेन ने सोचा कि अगर भविष्य में रशिया हमारे टेरिटरी के ऊपर अटैक करता है तो पूरा का पूरा नाटो क्या करेगा, आकर के जो है हमारा सहायता करेगा। अब क्या हुआ कि अमेरिका ने इसका फायदा उठाया और कुछ हथियार दिए, कुछ पैसे दिए और युद्ध शुरू करा दिया। अब जैसे ही युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन का, वैसे ही एक अजीब सी घटना घटती है। अमेरिका ने पूरे नेटो कंट्रीज को यह समझाना शुरू किया कि देखिए ये जो समस्या आ रही है ये इसलिए आ रही है कि वास्तव में जो नाटो है इसमें आना चाहता था कौन, यूक्रेन, और रशिया क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, यानी रशिया नाटो का विरोध कर रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन की सहायता करना केवल हमारा जो है काम नहीं है, ये काम आपका भी है। तो एक तरफ अमेरिका उसे एड देने लगा, लोन देने लगा, तमाम जो हथियार देने लगे, और दूसरी तरफ उसने नाटो के देशों को भी ऐसा करने के लिए दबाव बनाया। ठीक, अब नाटो के देश आप देखेंगे तो अगर आप देखें तो इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है। ये देश हैं जो कुछ हद तक अपने यहाँ पे हथियार बनाते हैं, लेकिन जब इन्हें हथियार देने हुए किसको, यूक्रेन को, तो इन्होंने क्या किया कि अपने कुछ हथियार तो अपने लिए रखे सेफ्टी के लिए, और बकिया इन्होंने क्या किया कि अमेरिका से हथियार खरीदा और वो हथियार किसको दे दिए, यूक्रेन को दे दिए। पैसा कहां गया, अमेरिका, हथियार कहां गया, यूक्रेन, पैसा किसका गया, नाटो कंट्रीज का। सोचिएगा कितना चालाक अमेरिका है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि ट्रंप साहब आते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमने जितना आपको पैसा दिया है यूक्रेन से, आप या तो अपने मिनरल्स दे दो मुझे, या तो मेरे पैसे वापस कर दो, या तो अपने मिनरल्स दे दो या तो मेरे पैसे वापस कर दो। अब मरता तो क्या न करता। एक बहुत बुरे कॉमेडियन जो बाद में यूक्रेन का वर्तमान राष्ट्रपति बना, जिनको एकदम आगे पीछे सोचने का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति उसने कहा कि ठीक है आप हमारा हेल्प करिए, युद्ध के बाद हम लोग ऐसा कुछ कर लेंगे। ट्रीटी साइन हो गई। अब ट्रीटी साइन होगी तो अमेरिका फिर उन्हें एड देने लगा, अमेरिका फिर उन्हें वेपन देने लगा, तो अमेरिका अब कम दे रहा है, अब वो नाटो कंट्रीज के ऊपर दबाव डाल के और ज्यादा चीजें क्या कर रहा है, दे रहा है। तो सिपरी जो है एक क्या कहते हैं, ग्लोबल जो वेपन्स है उसको ट्रैक करने की एक संस्था है। उसके हिसाब से वो दुनिया में कौन सबसे ज्यादा वेपन बेच रहा है, कौन सबसे ज्यादा खरीद रहा है, वो रिपोर्ट बनाती है। तो ये सिपरी के रिपोर्ट का डाटा है जो आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि ये जो ग्लोबली एक समस्या उभर कर आई कि अब जो है अमेरिका क्या कर रहा है, एक तरफ तो चाह रहा है कि यूक्रेन युद्ध लंबा खींचे, भलाकि वो कह रहे हैं कि नहीं यूक्रेन युद्ध तो चल रुकना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध से फायदा किसका हो रहा है, क्या फायदा रशिया का हो रहा है, क्या फायदा नाटो कंट्रीज का हो रहा है, क्या फायदा यूरोपियन यूनियन का हो रहा है, या फायदा अमेरिका का हो रहा है। तो इन सभी में जो निकल कर आता है विकल्प, ये फायदा किसका हो रहा है, ये अमेरिका का हो रहा है। बेटा कुछ समय पहले मैं अपने किसी करंट के न्यूज के एनालिसिस में मैंने ये बात कही थी, और यही बात देखिएगा आज जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने कर दी। अब आगे एक और बेहतर इनका वीडियो है, उसको देखिए। अब आइए बात करते हैं कि
ये कह रहे हैं कि भारत और चीन जो है इस युद्ध को क्या कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, इस युद्ध को फंड कर रहे हैं। और साथ ही में इन्होंने यूरोपियन यूनियन के देशों को भी बेहतर क्या कहते हैं वार्निंग दी। अब यहां पे आप देखेंगे कि पूरा ठीकरा किस पे फोड़ा गया, चाइना और इंडिया पर। अब इंडिया को लेकर के ये आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि ये आदमी एक हाई लेवल की जो वॉर करने की संभावना जो भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय वार्ता से क्या करी, ऑपरेशन सिंदूर को जो युद्ध हो रहा था, जो युद्ध हाफ स्केल पे हो रहा था, उसको रोका है। ये व्यक्ति शुरू से ही क्या कह रहा था कि ये युद्ध हमने रुकवाया है, अलग अलग कहानियां ये बार बार करता है। तो कहीं ना कहीं से एक मजेदार फैक्ट ये रहा कि ये व्यक्ति उस युद्ध को रुकवाने का श्रेय क्यों लेना चाहता है। तो ये व्यक्ति चाहता है कि ऐसे हम दुनिया के देशों का एक लिस्ट बनाएं, एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना करके हम क्या करें, अब हम दुनिया को दिखाएं कि हमने इतने युद्ध रोके हैं, इतना खून खराबा रोका है, इसलिए हमें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बेटा? इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार। मैंने एक रील भी डाला था अपने चैनल पे, हालांकि वो क्यों नहीं चला, इसको जो है तमाम तरीके से रोक दिया गया उस रील को। तो वो आप लोग जाके अभी भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये जो है एकदम कहते हैं ना कि इन्हें चाहिए कि इन्हें नोबेल चाहिए, शांति का नोबेल पुरस्कार, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध करवाने वाला व्यक्ति यही था। जो भी युद्ध रुक सकते थे उस युद्ध को भी आगे बढ़वाने वाला व्यक्ति यही है। अगर आप देखें तो गलती क्या है, गलती किसकी है? तो देखिए, जैसे ही कोविड आता है, दुनिया की इंडस्ट्री क्या होती है, ठप हो जाती, दुनिया की इकोनॉमी लगातार नीचे चली जाती है। ऐसे में अमेरिकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या चाहिए कि उसके जो हथियार इंडस्ट्री है, जो वेपन्स इंडस्ट्री है, उसके लिए बड़े खरीदार मिले। और बड़े खरीदार कब मिलेंगे? जब दुनिया में युद्ध होगा। तो ये व्यक्ति जब से राष्ट्रपति बना है, और या यूं कह लीजिए कि ये व्यक्ति नहीं, जब से कोविड खत्म हुआ है तब से अमेरिका दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट में युद्धों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और वहां पे युद्ध भड़का करके अपने हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के क्षेत्र में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने चाइनीज वेपन यूज कर लिया और भारत ने मेक इन इंडिया वेपन यूज कर लिए। तो ये और कुछ तो रशिया वाला हमारा जो ब्रह्मोस जो भारत रशिया ने मिलकर बनाया। तो कहीं ना कहीं से इससे ये व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ है। अब देखिएगा कि अब ये व्यक्ति जब दुखी हो रहा है तो वास्तव में इसके दुखी होने का कारण क्या है। अब आते हैं इस दुनिया के जो वर्तमान सिचुएशन है, जो अमेरिका करना चाहता है उस पर। अब देखिए, मिडिल ईस्ट क्या है? क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर है। क्या है? मिडिल ईस्ट क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर है। यूक्रेन गेहूं का प्रोड्यूसर है। रशिया क्रूड ऑयल का। ईरान, इराक, सीरिया, यमन, ये क्या है? क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर है। ठीक है। उसी तरीके से आप देखेंगे तो आप चाहे अफ्रीकी देश देखें जहां पे लगातार युद्ध चल रहे हैं, तो अमेरिका उन सभी देशों को किसी न किसी तरीके से अनस्टेबलाइज कर रहा है जहां पे कि क्रूड ऑयल मिल रहे हैं। यानी जो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में देश हैं, चाहे वो देखिए आप कहेंगे कि नहीं सऊदी अरब जो है, यहाँ पे देखिएगा तो आपको लिस्ट मिलेगा। तो सऊदी अरब सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। सऊदी अरब तो युद्ध में नहीं है। तो बेटा जो सऊदी अरब की बात आप कर रहे हैं, तो सऊदी अरब का कुछ यूं सिचुएशन है कि सऊदी अरब पहले अमेरिकी अम्ब्रेला के नीचे हुआ करता था। तो सऊदी अरब ने क्या किया कि धीरे धीरे जो ब्रिक्स नेशन में जो है यूएई शामिल होने लगा और जो है सऊदी अरब भी ब्रिक्स की तरफ, भारत और चाइना की तरफ झुकाव। तो अमेरिका का एक आउटलेट है, अमेरिका का ही एक आउटलेट है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आउटलेट बनाती हैं, वैसे अमेरिका ने ही मिडिल ईस्ट में एक आउटलेट अपना बना रखा है। उसका नाम है इजराइल। इजराइल अब कभी जो है कतर पे बम गिरा दे रहा है,
कभी वो जो है फिलिस्तीन तो खैर मार ही रहा है रोज, पूरे मिडिल ईस्ट को उसने डिस्टर्ब करके रखा है। बेसिकली ये उन देशों को मैसेज है जो देश क्या कर रहे हैं कि समय के साथ साथ में अमेरिकी छत्रछाया से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन देशों को फिर से कैसे अपने यहाँ लाना है, तो पहले तो उन्हें डराया जाए। डराने के लिए कौन है, तो उसके लिए इजराइल जैसा एक देश है जो लगातार जो है यहाँ पे बना हुआ है। आप देखेंगे जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट है, अगर आप देखें तो लगभग 125 बिलियन यूएसडी का 2023 में अमेरिका ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, जो लगभग रशिया के बराबर था। तो अगर आप देखें तो दुनिया के जो ऑयल प्रोड्यूसर हैं, अगर आप देखें रशिया डिस्टर्ब रहे, यूएई डिस्टर्ब रहे, इराक डिस्टर्ब रहे, ब्राजील डिस्टर्ब रहे, नाइजीरिया डिस्टर्ब रहे और कुछ लैटिन अमेरिकी देश हैं वो डिस्टर्ब रहे, तो उससे क्या होगा कि जो ऑयल मार्केट है उनमें प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। अब सोचिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाद में जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है रशिया। अब रशिया को के तेल को ये क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं शुरू से ही। अब जैसे ही रशिया का क्रूड ऑयल वर्ल्ड मार्केट में आना बंद होगा, दुनिया में एक तेल की क्राइसिस हो जाएगी। तो तेल की क्राइसिस हो जाएगी तो ऐसे में क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत तेजी से क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब ये जो है प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगा तो ऐसे में अमेरिका अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा और बढ़ाने के बाद में वो क्या करेगा, अपने मन मुताबिक दुनिया से प्राइस वसूल करेगा। और दुनिया पर जो क्रूड ऑयल के जरिए वो हमेशा से अपना शासन चलाता रहा है, चाहे उसे तेल के लिए मिडिल ईस्ट आके लड़ना क्यों न पड़े, वो उसने किया। तो अब अमेरिका ये किसी भी स्थिति में नहीं चाहता कि वो जो उसके पास में एबिलिटी है वो कम ना हो। तो रशिया को लंबे समय तक युद्ध में एंगेज करना और कहीं न कहीं से अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट को बढ़ाना, ये भी अमेरिका जो है अमेरिका की एक सोची समझी रणनीति है। और अगर आप कहें कि कोई अपना दोष स्वयं लेगा तो नहीं, तो आप देखिए अपना देश ये रशिया जो है क्या कहते हैं, इंडिया और चाइना जैसे देशों को दे रहा है। और खास करके उसी लाइन में जब जो है राष्ट्रपति ट्रंप यूएनजीए में अपना जो भाषण दे रहे थे, उसी लाइन में उन्होंने पूरी तरीके से आप देखेंगे ईयू को, यूरोपियन यूनियन को भी धमकी दी। तो कहीं न कहीं से ये पूरी तरीके से एक कॉमर्शियलाइज सेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया में अपनी स्थिति की पुनर्बहाली करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। तो कहीं न कहीं से आप दुनिया में आज के डेट में जो चीजें चल रही हैं वो चीजें किस तरह से चल रही हैं, ये आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें कहा गया है, इसमें आप देखेंगे तो जो यूएस ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, वो चीजें किस तरह से बढ़ रही हैं और किस तरह से अमेरिकी मार्केट आगे बढ़ रही है, उसका एक डेटा है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि युद्ध काल में भी इन्होंने बेहतर प्रॉफिट कमाए हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको इस चीज को जानना पड़ेगा और चीजों को एनालिसिस करना पड़ेगा कि वास्तव में जो चीजें चल रही हैं ग्लोबल मार्केट में, उसके पीछे की चीजें क्या हैं, किससे उसको फायदा होने वाला है, आगे क्या डेवलपमेंट होगा। इन सभी को जानने के लिए आपको चीजों की बैकग्राउंड को जानना अति आवश्यक है। तो आप देखेंगे कि निकट भविष्य में ही नाटो पूरी तरीके से फंड ही नहीं, हो सकता है कि पार्शियली कहा जा रहा है कि पार्शियली नाटो भी यूक्रेन युद्ध में शामिल है और वो सच में खुल के देखेगा, जल्दी ही वो आएगा। फिर उस पर हम सेशन करेंगे और बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या भारत को रशियन क्रूड ऑयल को खरीदना बंद कर देना चाहिए अमेरिका के दबाव में। अपनी राय जरूर दें। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।